दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 29 सितंबर 2021। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों आज सबसे पहले बात करते हैं कि जेएनयू के पूर्व छात्र नेता कन्हैया कुमार और गुजरात के निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवानी कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। यह दोनों ने दिल्ली में भगत सिंह की जयंती के मौके पर कांग्रेस का हाथ थामा है। इस दौरान राहुल गांधी भी कन्हैया और जिग्नेश के साथ नजर आए। यह पिछले कई हफ्तों से दोनों नेता गुजरात प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल के संपर्क में थे, जिसके बाद आखिरकार अब दोनों पार्टी में शामिल हो चुके हैं। दोस्तों इस साल जून में साल 2020-21 की नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट में बिहार को अलग अलग विकास के मानकों पर देश में 28वें नंबर पर रखा गया था। जब बिहार सरकार ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है। जब बिहार के योजना विकास मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा है कि बिहार ने सड़क पुल पुलिया से लेकर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बिजली और स्वास्थ्य सुविधाओं में बढ़ोतरी की है, जबकि गरीबी घटाने जैसे मामले में भी राज्य ने यानी कि बिहार ने काफी प्रगति की है। नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में बिहार की प्रगति को शामिल नहीं किया है और यह बिहार के साथ न्याय नहीं माना जा सकता। मंत्री जी ने कहा है कि योजना एवं विकास विभाग द्वारा नीति आयोग को एक ज्ञापन भेजा गया है, जिसमें मानक बदलने की भी बात कही गई है। जब बिहार सरकार की तरफ से भेजे गए ज्ञापन में साल 2019 में बिहार की अर्थव्यवस्था में वृद्धि दर 10.5% बताया गया है, जबकि इसी दौरान भारत की अर्थव्यवस्था में वृद्धि दर 4.2% रहा है। साल 2018-19 में भी यह आंकड़ा 9.3 और 6.1% रहा था। दोस्तों आईपीएल टूर्नामेंट ने बिहार के एक युवक की किस्मत ही बदल डाली है। जब मोबाइल ऐप से ड्रीम 11 बनाकर सैलून चलाने वाला एक युवक रातों रात करोड़पति बन गया है। जी इस सब में बड़ी बात यह है कि ड्रीम 11 में टीम बनाने के लिए उसने 50 रुपए लगाए थे और अब उसे 30% की कटौती करके कुल 70 लाख रुपए मिलेंगे। यानी कि उसने जो 1 करोड़ रुपए जीता है उसमें से 30 लाख रुपए टैक्स का चला जाएगा, बाकी 70 लाख उनको मिलेगा। उसे आईपीएल की तरफ से आधिकारिक फोन भी आ चुका है। रातों रात करोड़पति बनने वाला अशोक बिहार के मधुबनी जिले में रहता है। अंदर ठाडी प्रखंड के ननौर चौक पर वह सैलून चलाकर अपने परिवार का पेट पालता है। अशोक के अनुसार उसने पहला इनाम जीता है। यह इनाम उसे रविवार की रात चेन्नई और कोलकाता की आईपीएल मैच में 50 रुपए लगाकर ड्रीम 11 में टीम बनाने पर मिला है। इस इनाम के तहत उसे 30% की कटौती करके कुल 70 लाख रुपए मिलेंगे। यह इनाम जीतने का मैसेज आईपीएल द्वारा दिया गया है। साथ ही अशोक को इसका आधिकारिक फोन भी आ चुका है। अशोक ठाकुर मूल रूप से अररिया संग्राम के रहने वाले काफी गरीब परिवार से आता है। अशोक ने कहा है कि इससे पहले भी वे कई बार ड्रीम 11 में टीम बना चुके हैं, पर कभी भी उसे कोई इनाम नहीं मिला था। दोस्तों बिहार में लंबे अरसे से शराब बंदी है, लेकिन बिहार के हर हिस्से में शराब उपलब्ध है। ये आपको भी मालूम है, हमको भी मालूम है और बिहार सरकार को भी मालूम है। जब पंचायत चुनाव से ठीक पहले बिहार में शराब की खपत बढ़ गई है। इसका नतीजा यह है कि शराब की तस्करी भी बढ़ गई है। जिन जिलों में पहले चुनाव है वहां अधिक मात्रा में शराब पकड़ी जा रही है। जब बिहार के ग्रामीण इलाकों में आचार संहिता लागू होने के बाद से अब तक पुलिस ने करीब 4.5 लाख लीटर शराब जब्त की है। इसमें 1/4 से अधिक शराब पहले चरण वाले चुनाव के इलाकों से पकड़ी गई है। इसके अलावा मद्य निषेध एवं उत्पाद विभाग की टीम ने इस माह 1,20,000 लीटर से अधिक शराब पकड़ी है। पुलिस मुख्यालय के अनुसार पिछले माह 24 सितंबर से पूरे बिहार में 4,50,000 लीटर से अधिक शराब जब्त की गई है। इसमें 1,25,000 लीटर शराब सिर्फ पहले चरण के 10 जिलों से बरामद हुई है। गाड़ी चेकिंग के दौरान 4,49,78,000 रुपए की जुर्माना की राशि वसूली है। इसमें से 1,46,56,300 रुपए की राशि पहले चरण वाले जिलों से वसूली गई है। दोस्तों बेरोजगारों को नौकरी देने के लिए सरकार मेले का आयोजन कर रही है, यानी कि रोजगार मेले के आयोजन कर रही है। यह ऐलान बिहार के लिए किया गया है। रोजगार देने वाले ये मेले बिहार के सभी जिलों में आयोजित किए जाएंगे। जिला प्रशासन की अनुमति से 1 दिवसीय जॉब कैंप शुरू किए गए हैं, लेकिन जिला और प्रमंडलीय स्तर पर रोजगार मेला लगाने के लिए श्रम संसाधन विभाग में गंभीरता से विचार हो रहा है।
कोरोना महामारी के कारण पिछले साल से ही रोजगार मेला का आयोजन नहीं हो पा रहा था, जब बिहार सरकार का श्रम विभाग इस अवधि में ऑनलाइन जॉब कैंप का आयोजन कर रहा है, लेकिन इससे बेरोजगारों को रोजगार देने में परेशानी हो रही थी। कोरोना के बाद ऐसे समय में जबकि अब परिस्थिति सामान्य हो रही है, ऐसे में विभाग ने ऑनलाइन रोजगार मेला का आयोजन करने का मन बना लिया है। यह श्रम विभाग के 1 दिवसीय जॉब कैंप का आयोजन 1-2 जिले में शुरू किया गया है, लेकिन हाल के दिनों में बिहार में हो रहे पंचायत चुनाव के कारण इसके आयोजन में कुछ परेशानियां हो रही है। विभाग के अधिकारियों का मानना है कि जल्द ही सभी जिलों में जॉब कैंप का ऑफलाइन आयोजन शुरू कर दिया जाएगा। यह जॉब कैंप के आयोजन को लेकर जहां कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा, वहीं जिला प्रशासन की अनुमति भी ली जाएगी। दोस्तों, बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर इन दिनों वोटरों की चांदी कट रही है। यह प्रत्याशियों के सेवा भाव ने न केवल कई वोटरों का रहन सहन बदल दिया है, बल्कि उनके खान पान का स्वाद भी बदल गया है। कल तक 1 रुपए की बीड़ी पीने वाले आज प्रत्याशियों की कृपया से 10 रुपए वाला सिगरेट का कस लगा रहे हैं। यह गुटखा खाने वालों का भी स्वाद बदल गया है। 5 रुपए का गुटखा खाने वालों की अब रजनीगंधा जैसे महंगा पान मसाला खाने लगे हैं। ये सब प्रत्याशियों की मेहरबानी से हो रही है। वोटरों की मौज का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एक प्रत्याशी को दिया हुआ पान मसाला अभी मुंह में ही रहता है कि दूसरे प्रत्याशी हाथ में रजनीगंधा थमा जाता है। यह रास्ते में मिलने पर कुशल क्षेम पूछने के साथ ही गुटखा पान या फिर सिगरेट का ऑफर मिल जाता है। चाय नाश्ता को लेकर भी वोटरों का टेस्ट बदल गया है। कई जगह गुपचुप तरीके से हर रात भोज का आयोजन भी हो रहा है। जब भोज में मांसाहारी व्यंजन बन रहे हैं। जब पंचायत चुनाव में इस बार सबसे अधिक जोर शराब पर है। जब ग्रामीण इलाकों में शाम होते ही जाम छलकने लगते हैं। जब चुनाव में बढ़ती हुई शराब की डिमांड को देखकर शराब तस्कर भी सक्रिय हैं। शराब की बड़ी बड़ी खेप मंगाई जा रही है। यही वजह है कि पिछले 3 दिनों में ही देसी विदेशी मिलाकर करीब 1 करोड़ की शराब अब तक विभिन्न थानों में पकड़ी जा चुकी है, जो आपको पहले बताया गया है। जब पुलिस का दावा है कि शराब तस्करी पर पूरी तरीके से नकेल कसी जा रही है, लेकिन सूत्र बताते हैं कि शाम ढलते ही ग्रामीण इलाकों में चौकड़ी बैठती है, शराब का दौड़ चलता है और वहां हार जीत का आंकड़ा भी बनाया जा रहा है। जब प्रत्याशी पहले से ही होम डिलीवरी करने वालों के संपर्क में है, बैठक में माहौल बनते ही ऑन डिमांड शराब की डिलीवरी हो जाती है। दोस्तों, इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर यह है कि बिहार विधानसभा की 2 सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा हो गई है। जहां भारत निर्वाचन आयोग ने उपचुनाव की तिथि की घोषणा कर दी है। बिहार विधानसभा की कुशेश्वर स्थान और तारापुर सीट पर 30 अक्टूबर को वोटिंग होगी। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से जारी प्रेस नोट के मुताबिक कुशेश्वर स्थान और तारापुर पर होने वाले मतदान का परिणाम 2 नवंबर को आएगा। इन दोनों सीटों के लिए 1 अक्टूबर को नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। 8 अक्टूबर तक उम्मीदवार अपना नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे। 11 अक्टूबर को स्क्रूटनी होगी, जबकि 16 अक्टूबर तक कैंडिडेट्स अपना नाम वापस ले सकते हैं। 30 अक्टूबर को वोटिंग के बाद 2 नवंबर को रिजल्ट आएगा और 5 नवंबर से पहले उपचुनाव की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। जब बिहार के अलावा अन्य राज्य में भी उपचुनाव होगा। जब 3 लोकसभा और 30 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा की गई है। आपको बता दूं कि पिछले दिनों बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव ने दावा किया था कि कुशेश्वर स्थान और तारापुर की दोनों सीटों पर महागठबंधन के उम्मीदवारों की जीत पक्की है। दोस्तों, लंबे समय से यानी कि लगभग 1.5 साल बाद भारत और नेपाल के बीच सीमा खोल दी गई है। यानी कि लगभग 1.5 साल बाद भारत और नेपाल के बीच सील किया गया बॉर्डर खुल जाने से दोनों देशों के नागरिकों के बीच खुशी की लहर दौड़ गई है। जब कोरोना संक्रमण की वजह से इस भारत नेपाल बॉर्डर को सील कर दिया गया था, मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद नेपाल सरकार ने इसे खोल दिया है। आदेश के 7वें दिन सोमवार की शाम को नेपाल की ओर से बॉर्डर को अस्थायी रूप से खोल दिया गया है। इधर एसएसपी के मुताबिक भारत से भी नेपाल सीमा पर आवाजाही पर अब कोई रोक नहीं है। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के साथ 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए भी विजन तैयार करने में जुट गई है। युवाओं का ध्यान खींचने के लिए कांग्रेस ने पार्टी में युवा सदस्यों की भर्ती शुरू कर दी है। इसमें 2 बड़े नाम सीपीआई नेता कन्हैया कुमार और गुजरात के निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवानी शामिल है, जो अब कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। यह छात्रों का मुद्दा हो या फिर आम जनता का, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार हर मंच पर बीजेपी और केंद्र सरकार को खरी खरी सुनाते नजर आए हैं। कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवानी कल कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। इस बीच सोशल मीडिया और गूगल पर कन्हैया कुमार को लेकर कई तरह के सवाल पूछने लगे हैं। कन्हैया कुमार की संपत्ति के बारे में जानने को लेकर भी लोग काफी उत्साहित है और गूगल में सर्च कर रहे हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी कन्हैया कुमार की
की संपत्ति को लेकर काफी हंगामा मचा था। दावा किया जा रहा था कि उनके पास बिना किसी आय स्रोत के 18 करोड़ रुपए की संपत्ति है। जी हां, अब कन्हैया कुमार के कांग्रेस में शामिल होने के बाद एक बार फिर से उनकी संपत्ति चर्चा में है। आपको बता दें कि 32 वर्षीय कन्हैया कुमार के पास करोड़ तो नहीं लेकिन कुछ लाख रुपए की संपत्ति जरूर है। साल 2019 में बिहार के बेगूसराय सीट से चुनाव लड़ने वाले कन्हैया कुमार ने अपने हल्फनामे में खुद को बेरोजगार बताया था। साल 2017-18 में उनके पास कुल 6,30,360 की संपत्ति थी, जो 2018-19 में घटकर 2,28,290 रुपए हो गई थी। चुनाव आयोग को दिए गए हल्फनामे के मुताबिक कन्हैया कुमार के पास न घर है न गाड़ी। बेगूसराय में स्थित गांव बिहट में उनकी थोड़ी सी जमीन है, यह भी उन्हें विरासत में मिली है। कन्हैया कुमार बताते हैं कि उनको मिलने वाली आय का सबसे बड़ा स्रोत उनके द्वारा लिखी गई किताब बिहार टू तिहाड़ से मिलने वाले रॉयल्टी है। इसके अलावा उनके पास सिर्फ 24,000 रुपए कैश है। अपनी बाकी संपत्ति में से 1,63,698 रुपए कन्हैया कुमार के SBI बैंक में जमा है। इसके अलावा कन्हैया कुमार ने 1,70,150 रुपए का जीवन बीमा कराया है। हल्फनामे में उन्होंने अपनी गैर कृषि जमीन की कीमत 2 लाख रुपए बताई है। उनके ऊपर किसी भी तरह का कर्ज या फिर बकाया नहीं है। हालांकि उनके ऊपर कई तरह के मुकदमे दर्ज है। कन्हैया पर धार्मिक सद्भाव बिगाड़ने, सरकारी काम में बाधा पहुंचाने, अनाधिकृत सभा करने और धारा 124A के तहत नारेबाजी करने के 5 मामले दर्ज हैं। इनमें से किसी भी मामले में उन्हें सजा नहीं हुई है। दोस्तों, प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले, दिहाड़ी ठेले लगाने वाले, दुकानदार, कारोबारी समेत छोटी कमाई वालों को यदि बुढ़ापे की चिंता है तो केंद्र सरकार की इस योजना में जुड़कर बेफिक्र हो सकते हैं। योजना क्या है हम आपको बताएंगे। इस योजना में बेहद कम निवेश के बाद ढेरों फायदे मिलेंगे। सबसे बड़ा फायदा यह है कि 60 साल से लेकर आजीवन मंथली 5,000 रुपए पेंशन मिलेगी। यदि पति पत्नी दोनों योजना का लाभ लेते हैं तो फिर मंथली 10,000 रुपए केंद्र सरकार देगी, जो बड़ी मदद होगी। इसके लिए केंद्र सरकार की अटल पेंशन योजना में निवेश करके लोग 60 साल बाद बुढ़ापे में आजीवन पेंशन का लाभ ले रहे हैं। माना कि पेंशन की रकम उतनी बड़ी नहीं है, पर इस स्कीम में निवेश का अमाउंट में बड़ा नहीं है। उन परिवारों को ध्यान रखकर सरकार ने ये योजना शुरू की है जो छोटे छोटे अमाउंट निवेश कर पाते हैं, जिनकी बचत काफी कम है। इस योजना की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। दोस्तों, पंजाब में कांग्रेस पर छाए संकट के बादल फिलहाल छट्टे नजर नहीं आ रहे हैं। 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच कांग्रेस पार्टी को अपने सदस्यों की नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है। पहले मुख्यमंत्री पद से कैप्टन अमरिंदर सिंह का इस्तीफा और अब नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर आला कमान की मुश्किलें बढ़ा दी है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को लिखे गए खत में नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा है कि वे पद से इस्तीफा दे रहे हैं लेकिन पार्टी के लिए काम करते रहेंगे। अब पंजाब में कांग्रेस का नेतृत्व किसके हाथ आएगा, इसे लेकर चर्चा तेज हो गई है। दोस्तों, बिहार में सब्जी की खेती करने वाले किसानों के लिए अच्छी खबर आ रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक पटना सहित बिहार के 20 जिलों के किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड यानी कि KCC के तहत सब्जी की खेती के लिए 50,000 से 1 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। खबर के अनुसार बिहार के पटना, नालंदा, मधुबनी, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, भोजपुर, बक्सर, छपरा, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, दरभंगा, गोपालगंज एवं सीवान जिले के किसान इसका लाभ उठा सकते हैं। आपको बता दूं कि इस योजना का लाभ पहले बस अनाज उत्पादक करने वाले किसानों को ही दिया जाता है, लेकिन अब इसका लाभ सब्जी की खेती करने वाले किसान भी उठा सकते हैं और लोन लेकर सब्जी के बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। सरकार के इस पहल से छोटे किसान जो सब्जी की खेती करना चाहते हैं उन्हें इसका लाभ मिलेगा। किसान इस योजना के बारे में अधिक जानकारी पाने के लिए अपने नजदीक के पैक्स में जाकर के प्राप्त कर सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, बिहार में चक्रवाती तूफान गुलाब के कारण 9 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। सोमवार की रात तक बिहार के अलग अलग हिस्सों में हुई बारिश और वज्रपात के कारण इन सभी 9 लोगों की जान चली गई है। बिहार के बेगूसराय में 2, बांका में 2, भोजपुर में 1, शेखपुरा में 1, सारण में 1, समस्तीपुर में 1 और जमुई में 1 व्यक्ति की जान गई है। गुलाब तूफान के बीच मौसम विभाग ने बिहार के कई जिलों के लिए आने वाले 2 से 3 दिनों में जोरदार बारिश और वज्रपात की भविष्यवाणी की है। मौसम विभाग के वैज्ञानिक आशीष कुमार ने बताया है कि बिहार के कई जिलों में बारिश नहीं हुई है, जिसकी वजह से कई इलाकों में कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इस वजह से बारिश होने की संभावना बनी हुई है।
दोस्तों, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड की ओर से कक्षा 11वीं में एडमिशन के लिए तीसरी मेरिट लिस्ट और कट ऑफ लिस्ट जारी हो गई है। ऐसे में जो उम्मीदवार इस एडमिशन का इंतजार कर रहे थे वे बिहार बोर्ड के ऑनलाइन फैसिलिटी सिस्टम फॉर स्टूडेंट यानी कि OFSS की वेबसाइट ofssbihar.in पर जाकर के मेरिट लिस्ट चेक कर सकते हैं। जी हाँ, बिहार बोर्ड ने इंटरमीडिएट में एडमिशन की तीसरी मेरिट लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट के आधार पर ही स्टूडेंट इंटरमीडिएट में एडमिशन के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। रजिस्ट्रेशन कराने की लास्ट डेट 1 अक्टूबर 2021 है। दोस्तों, बेऊर जेल में बंद 146 में से 122 महिलाएं कैदी जेतीयुआ करेगी। इसके लिए जेल प्रशासन की ओर से तमाम इंतजाम कर दिए गए हैं। जेल में बंद डॉक्टर राजीव सिंह की पत्नी खुशबू सिंह भी जेतीयुआ पर्व करेगी। इसके लिए जेल प्रशासन की ओर से तमाम इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दूं कि उनके 2 बच्चे भी हैं। खुशबू सिंह और राजीव सिंह जिम ट्रेनर विक्रम सिंह राजपूत की हत्या की साजिश रचने के आरोप में जेल में बंद है। जेल में बंद महिला कैदी के द्वारा व्रत किया जा रहा है, तो जेल प्रशासन ने भी इसे लेकर तैयारियां की है। महिला कैदी को पूजा पाठ कराने के लिए सारी सामग्री यानी कि सारा सामान उपलब्ध करा दिए गए हैं। दोस्तों, बिहार के विशेष राज्य के दर्जे के मुद्दे पर सरकार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव के बयान के बाद बिहार में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। विजेंद्र यादव के बयान पर एक ओर भाजपा ने सीधी प्रतिक्रिया दी है, तो मुख्य विपक्षी दल राजद हमलावर नजर आ रहा है। जब बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ट्वीट करते हुए जदयू और नीतीश सरकार पर करारा हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने 2 अलग अलग ट्वीट में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा और पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिलाने के मुद्दे पर सरकार पर निशाना साधा है। पहले ट्वीट में तेजस्वी यादव ने लिखा है कि 2024 में अगर हमारा गठबंधन बिहार की 40 में से 39 सीटें जीतता है तो जो भी प्रधानमंत्री होंगे खुद पटना आकर के वे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की घोषणा करेंगे, क्योंकि हम नीति, सिद्धांत, सरोकार, विचार और वादे पर अडिग रहते हैं। हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी है, हम जो कहते हैं वो करते हैं। वहीं दूसरे ट्वीट में तेजस्वी यादव ने लिखा है कि पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा नहीं दिला पाए हुए मुख्यमंत्री बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्या दिला पाएंगे? क्या यही 40 में से 39 सांसदों वाला डबल इंजन है? मैंने पहले ही कहा था कि नीतीश जी थक चुके हैं। अब तो उनकी पार्टी खुद मान रही है कि पार्टी भी थक चुकी है। आपको बता दें कि सोमवार को नीतीश सरकार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि बिहार सरकार बिहार के लिए विशेष दर्जा की मांग करते करते थक चुकी है, पर इस मांग को पूरा नहीं किया जा रहा है। अब उनकी सरकार और जदयू विशेष राज्य के दर्जे की मांग नहीं करेगी और इसके बदले आर्थिक पैकेज की मांग करेगी। दोस्तों, केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसान संगठनों ने सोमवार को भारत बंद किया था। इस बंद को कांग्रेस, आरजेडी और अन्य दल ने समर्थन भी दिया। हालांकि लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटे तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव इस बंदी में कहीं नहीं दिखे। इसको लेकर जदयू नेता नीरज कुमार ने सवाल उठा दिया है। नीरज कुमार ने सोमवार को ट्विटर पर तंज कसते हुए लिखा है कि कमाल, छोरा मैदान और हो गए फरार। हम करेंगे मस्ती, तुम करो ड्यूटी। जनता से हमें क्या लेना देना, हम तो चलेंगे सिर्फ भ्रष्टाचार, परिवारवाद और वंशवाद की राजनीति चाल। हर कोई यही पूछ रहा है कि तेजस्वी आखिर फिर से कहां गायब हो गए। यह राजनीतिक बहरूपिया बताते हुए नीरज कुमार ने कहा है कि तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से अपना रंग दिखा दिया है। तथा कथित आंदोलन के दिन वे फरार हैं। जहां बीज उत्पादन होता था उसे बंद करके चरवाहा विद्यालय खोलने का ढोंग रचाया। खरियाली आंसू बहाकर तथा कथित आंदोलन के लिए राजनीतिक पैरोल पर पार्टी के नेताओं को तथा कथित आंदोलन के लिए किया गया बहाल। दोस्तों, बिहार पंचायत चुनाव जारी है, लेकिन इस पंचायत चुनाव में एक पति पत्नी के बीच जंग छिड़ गई है। मामला क्या है, चलिए हम आपको भी बताने जा रहे हैं। जी हाँ, कई पंचायतों में संबंधों पर राजनीति भारी पड़ रही है। जी हाँ, ऐसा ही मामला छपरा में देखने को प्राप्त हुआ है, जहां एक पति ने अपनी बीवी के खिलाफ नामांकन दर्ज करा दिया। यह मामला सारण जिले के पानापुर प्रखंड का है, जहां पानापुर प्रखंड की पूर्व जिला पार्षद अर्चना सिंह के विरुद्ध उनके पति अभिषेक सिंह ने चुनावी मैदान में अपनी दावेदारी पेश कर दी है। वही पंचायत चुनाव में बीवी के विरुद्ध पति ने ही मैदान में टाल ठोक दिया है। दरअसल मरोड़ा में जिला परिषद के लिए नामांकन आरंभ हो चुका है। चौथे चरण में सारण जिले के मशरख तथा पानापुर प्रखंड में चुनाव होना है। ऐसे में पानापुर प्रखंड की पूर्व जिला पार्षद अर्चना सिंह के विरुद्ध उनके पति अभिषेक सिंह ने ही नामांकन दायर कराया है तथा चुनावी मैदान में उन्हें जमकर टक्कर देने की तैयारी आरंभ कर दी है। यानी कि पति पत्नी के बीच चुनावी जंग छिड़ गई है। वहीं इससे पहले अभिषेक सिंह ने बीवी अर्चना सिंह के चुनावी अभी करता रहे हैं।
जब 5 सालों के कार्यकाल के बाद अभिषेक ने अपनी बीवी के विरुद्ध नामांकन पर्चा दाखिल करा दिया है। हालांकि अभी नामांकन समीक्षा तथा नाम वापस लेने के समय बचे हुए हैं। ऐसे में पति पत्नी के बीच एक साथ चुनावी मैदान में नामांकन करने को जनता सियासी सेटिंग ही समझ रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि चुनावी मैदान में बीवी की बजाय इस बार पति चुनाव लड़ते हैं या फिर बीवी ही मैदान में रह जाती है। दोस्तों, बिहार में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के मतदान का शोर सोमवार को शाम 5 बजे थम गया। दूसरे चरण में आज 9,686 बूथों पर मतदान कराया जाएगा, जब मतदान सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। दूसरे चरण में 6 पदों के लिए कुल 76,289 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया था। नामांकन पत्र दाखिल करने वालों में 40,168 महिला प्रत्याशी और 36,111 पुरुष प्रत्याशी शामिल थे। आपको बता दें कि दूसरे चरण का पंचायत चुनाव 34 जिलों के 48 प्रखंडों में कराया जा रहा है। दोस्तों, बिहार के गोपालगंज में 8 मरीजों में कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद गोपालगंज जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जहां हथुआ अनुमंडलीय अस्पताल में कोविड-19 केयर सेंटर बनाया गया है, जहां 7 डॉक्टरों को तैनात किया गया है। जब कोविड-19 मरीजों में 5 लोग सदर अनुमंडल के हैं, जबकि 3 मरीज हथुआ अनुमंडल के उच्च का गांव प्रखंड के हैं। दोस्तों, बिहार के सरकारी उच्च माध्यमिक +2 विद्यालयों में छात्र छात्राओं को बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए सरकार एक बड़ा काम करने जा रही है। जब बिहार के सभी +2 विद्यालयों में विशिष्ट प्रयोगशालाओं की स्थापना होगी। प्रत्येक प्रयोगशाला पर 1,20,000 रुपए खर्च किए जाएंगे। जी हाँ, IIT पटना ने एक प्रस्ताव शिक्षा विभाग को दिया है। यह प्रस्ताव फिलहाल पटना जिले के चुनिंदा हाई स्कूलों में चालू शैक्षणिक सत्र में लागू होगी। जहां शिक्षा विभाग के स्तर पर IIT के प्रस्ताव पर अमल करने की तैयारी हो रही है। आपको बता दूं कि बिहार के स्कूलों में प्रयोगशालाओं की हालात बेहद खराब है। कई हाई स्कूलों में तो बच्चे बगैर प्रयोगशाला में एक दिन जाए ही परीक्षा पास करते हैं। इसका असर उनके ज्ञान और कौशल पर पड़ता है। दोस्तों, बिहार में चल रहे पंचायत चुनाव में एक से बढ़कर एक हैरान कर देने वाली घटनाएं सामने आ रही है। जब गोपालगंज में एक लड़की के अपहरण का आरोप पंचायत चुनाव के मुखिया प्रत्याशी पर लगा है। जब नाबालिग लड़की की मां का आरोप है कि अपने पक्ष में वोट देने का दबाव बनाने के लिए उनकी बेटी का अपहरण कर लिया गया है। मामला गोपालगंज जिला के हथुआ थाना क्षेत्र के रेपुरा टोला बरका बलुआ गांव का है। जब इस घटना को लेकर लड़की की मां ने पूर्व मुखिया सहित 8 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। जब पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। दर्ज प्राथमिकी नाबालिग लड़की की मां ने बताया है कि वह अपनी नाबालिग लड़की के साथ खेत की तरफ जा रही थी। तभी कुछ लोगों ने उन्हें रोक लिया तथा पूर्व मुखिया के पक्ष में वोट देने का दबाव बनाने के बाद उनकी बेटी का अपहरण कर लिया गया। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चिराग पासवान बहुत पहले पहचान चुके हैं। जब बिहार की जनता भी नीतीश कुमार को बेहतर तरीके से पहचान जाए, इसी लड़ाई को चिराग पासवान लड़ रहे हैं। ये बातें हम नहीं बल्कि LJP चिराग गुट के प्रदेश प्रवक्ता एवं मीडिया प्रभारी कृष्ण सिंह कल्लू ने कही है। कृष्ण सिंह कल्लू ने कहा है कि नीतीश कुमार बीजेपी से अलग होने का बहाना खोज रहे हैं। राजनीति में लंबा अनुभव रखने वाले नीतीश कुमार को चिराग पासवान से सीखने की जरूरत है। कृष्ण सिंह कल्लू ने कहा है कि नीतीश कुमार कभी भी किसी राजनीतिक गठबंधन में एक वफादार सहयोगी की तरह नहीं रह पाए। अपने सहयोगियों को धोखा देने के आदी नीतीश कुमार अब पॉलिटिक्स सुसाइड की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार ने कहा था कि ये मेरा आखिरी चुनाव है और अब वाकई नीतीश कुमार का राजनीतिक अंत निश्चित है। जातीय आधारित जनगणना को लेकर कृष्ण सिंह कल्लू ने कहा है कि बहुत साफ मंतव्य है कि अगर केंद्र सरकार की तरफ से यह संकेत दिया गया है कि वे जातीय आधारित जनगणना नहीं कराएगी, तो बिहार के मुख्यमंत्री को इस मामले पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। उन्हें किसी भी तरह के राजनीतिक नाटक से परहेज करना चाहिए और बिहार सरकार के खर्च पर बिहार में जातीय आधारित जनगणना करानी चाहिए। दोस्तों, एक बड़ी खबर बिहार के भागलपुर से सामने आ रही है, जहां निगरानी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रिश्वत लेते हुए राजस्व विभाग के अधिकारी को गिरफ्तार किया है, वो भी रंगे हाथ। यह मामले में बताया गया है कि राजस्व कर्मी ने 1 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया था। जानकारी के अनुसार गिरफ्तार कर्मी की पहचान अभिनंदन प्रसाद सिंह राजस्व कर्मचारी सह अंचल निरीक्षक के रूप में की गई है। बताया गया है कि उन्होंने कोई काम कराने के लिए 1 लाख रुपए रिश्वत के रूप में मांग की थी, लेकिन इसकी सूचना निगरानी विभाग को दे दी गई, जिसके बाद निगरानी विभाग की योजना अनुसार उन्हें कर्मी को पैसे लेते हुए गिरफ्तार किया है।
दोस्तों बिहार में रहने वाले लोगों के लिए राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। जहां स्वास्थ्य विभाग द्वारा मिली जानकारी के मुताबिक बिहार के 3 जिलों में कोरोना के नए संक्रमित मरीज मिले हैं, तो वहीं कई मरीजों ने कोरोना को मात देने में सफलता प्राप्त की है। जी हां, खबर के अनुसार बिहार के बेगूसराय, भोजपुर और दरभंगा में कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। इसकी पुष्टि बिहार स्वास्थ्य विभाग ने की है। पिछले 24 घंटे के अंदर बेगूसराय में 1, भोजपुर में 1 और दरभंगा में 1 नए कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटे के अंदर बिहार में 1,12,942 सैंपलों की जांच की गई। जहां आपको बता दूं कि बिहार में अब सिर्फ 56 कोरोना के एक्टिव केस बच गए हैं, जबकि बिहार का रिकवरी रेट भी 98.66% तक पहुंच गया है। दोस्तों यूपीएससी की परीक्षा में ऑल इंडिया टॉपर हुए शुभम कुमार ने एक इंटरव्यू में कहा कि जीवन में आप जो भी लक्ष्य तय करें उसे पाने के लिए ईमानदारी से काम करना जरूरी है। यह ईमानदारी, प्रतिबद्धता ही वह मूल है जो आपको आपके लक्ष्य के दरवाजे तक पहुंचा देती है। आपको बता दूं कि शुभम कुमार इन दिनों अपने गांव कटिहार के कुम्हड़ी में हैं। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि किसी भी लक्ष्य को साधने के लिए समयबद्ध रणनीति बनानी होती है, फिर स्टडी मटेरियल पर ध्यान केंद्रित करना होता है। मैं 5-6 महीने दिल्ली में कोचिंग से जुड़ा था, जहां उसके बाद सेल्फ स्टडी पर फोकस किया। स्टडी का सारा मटेरियल इंटरनेट से मिल जाता है। एनसीईआरटी की सारी बुक ऑनलाइन मिल जाती है। या न्यूज़पेपर का सब्सक्रिप्शन भी ऑनलाइन मिल जाता है। यूट्यूब पर बहुत सी स्टडी मटेरियल उपलब्ध है। बस खुद को लक्ष्य के लिए समर्पित करके तैयारी में ईमानदारी से लगना होगा। यह न्यूज़पेपर के जरिए करंट अफेयर की तैयारी आसान हो जाती है। पूरी एकाग्रता के साथ तैयारी में जुटना पड़ता है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि मैं कभी भी किसी तरीके के सोशल प्लेटफॉर्म से नहीं जुड़ा हूं। जब सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर मेरे नाम से कई फेक आईडी बनाई गई है। जब मेरा सोशल प्लेटफॉर्म पर कोई अकाउंट नहीं है। मैंने रविवार की रात को ही अपना एक ट्विटर अकाउंट खोला है। जब दिल्ली में एक दोस्त के साथ रहकर तैयारी की, 2-3 लेवल पर प्लान होता था। पूरी रणनीति के साथ प्री से लेकर मेंस की तैयारी का प्लान बनाया। इसके बाद मंथली प्लान बनाया और फिर डेली प्लान तैयार किया। मैंने सुबह 7-8 बजे से रात के 8-9 बजे तक पढ़ाई को लेकर प्लान तैयार किया। हर सब्जेक्ट की पढ़ाई का अलग अलग समय तय निर्धारित किया। इसी प्लान पर अमल करता रहा, समय समय पर उसका रिव्यू भी करता रहा और अभ्यास भी जारी रहा। दोस्तों प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभुक चयन में बड़े पैमाने पर आवेदन की छटनी हुई है। पूर्वी चंपारण में पीएम किसान निधि योजना के करीब 2 लाख आवेदन रद्द किए गए हैं। इसमें अधिकांश आवेदन कृषि कोऑर्डिनेटर और सीओ लॉगिंग में जांच के बाद रद्द की गई है। जब बचे हुए आवेदनों को डीओ और एसडीएम स्तर से जांच में गलत पाए जाने के कारण रद्द किया गया है। प्रथम दृष्टया बड़ी संख्या में आवेदन रद्द होने का पहला कारण पीएम किसान निधि योजना के नियम में किए गए बदलाव को माना जा रहा है। इसमें योजना के लाभ के लिए लाभुक के नाम से भूमि का होना अनिवार्य कर दिया गया है। दोस्तों बिहार में कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने सरकारी जमीन को अपना समझकर उस पर कब्जा किए जमाए बैठे हुए हैं। एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक पटना, रोहतास, गया एवं भोजपुर जिले में सरकारी जमीन पर सबसे ज्यादा अवैध कब्जा है। जब सरकार इस कब्जे को मुक्त कराएगी। खबर के अनुसार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव विवेक कुमार सिंह ने जिला अधिकारियों को पत्र लिखकर कहा है कि वे इस किस्म की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराएं। बिहार के इन जिलों में केसरे हिंद की जमीन पर सबसे ज्यादा अवैध कब्जा है। आपको बता दूं कि बिहार में केसरे हिंद की जमीन केंद्र और राज्य सरकार की होती है, यानी कि जंगल, झाड़ी, नदी, ताल, नाला आदि का स्वामित्व राज्य सरकार के पास होता है। ऐसे में इन जमीनों पर कब्जा करने वाले लोगों को जल्द से जल्द हटा दिया जाएगा। जब मिली जानकारी के अनुसार बिहार के कई जिलों में बहुत से लोग सरकारी जमीन पर मठ या फिर अन्य धार्मिक संरचना बनाकर उस पर कब्जा करने की कोशिश की है। ऐसे लोगों को भी हटाया जा सकता है और उन पर कार्रवाई भी हो सकती है। दोस्तों छठ के मौके पर अगर आप फ्लाइट से बिहार आना चाहते हैं तो फिर आपके लिए अच्छी खबर है, क्योंकि त्योहारों की सीजन को देखते हुए पटना एयरपोर्ट से विमानों की संख्या को बढ़ा दिया गया है। जहां देश के अलग अलग शहरों से बिहार के लिए फ्लाइट टिकट बुक किए जा रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक दीपावली और छठ पर बिहार आने वाले ट्रेनों में टिकटों की वेटिंग चल रही है। जब दिल्ली और मुंबई से आने वाली ट्रेनों में कंफर्म टिकट नहीं मिल पा रही है। ऐसे में आप पे इंडिगो, स्पाइस जेट फ्लाइट का टिकट बुक करके बिहार आ सकते हैं। आपको बता दूं कि बिहार आने के लिए आपको पटना, दरभंगा के साथ साथ गया के लिए भी फ्लाइट मिलेगी। आप एयरलाइंस कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के फ्लाइट का शेड्यूल चेक कर सकते हैं और ऑनलाइन के द्वारा टिकट बुक कर सकते हैं।
दोस्तों अगले साल यानी कि 2022 में होने वाले इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए सेटअप परीक्षा 19 अक्टूबर से होगी। इसके लिए बिहार बोर्ड पूरा शेड्यूल जल्द ही जारी कर देगा। बोर्ड ने 19 अक्टूबर से सेटअप परीक्षा का आयोजन करने से संबंधित आदेश जारी कर दिया है। यह बोर्ड की तरफ से सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को इसकी जानकारी दे दी गई है। 2022 की इंटर बोर्ड परीक्षा के लिए नियमित, स्वतंत्र और क्वालिफाइंग कोटि के विद्यार्थियों को सेटअप की सैद्धांतिक और प्रायोगिक विषयों की परीक्षा में शामिल होना है। जब बोर्ड द्वारा अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में प्रश्न पत्र भेजा जाएगा। परीक्षा का शेड्यूल बोर्ड जल्द जारी कर देगा। आपको यह भी बता दूं कि बिहार बोर्ड ने कोरोना महामारी के बीच भी इंटर और मैट्रिक की परीक्षा का सफल आयोजन किया। न केवल परीक्षा समय पर ली बल्कि रिजल्ट भी रिकॉर्ड समय पर जारी किया। दोस्तों बिहार में पूर्व विधायकों को पेंशन देने के मामले में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी सामने आई है। जब बिहार विधानसभा सचिवालय ने 13 सितंबर 2021 को आरटीआई के तहत जानकारी दी है, जिसमें बताया गया है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद की मां विमला देवी को प्रतिमाह 30,000 रुपये 750 रुपये और बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन की मां मीरा सिंह को 62,000 रुपये पेंशन जारी की जा रही है। जबकि विमला देवी का निधन साल 2020 के 25 दिसंबर को और मीरा सिंह का निधन साल 2021 के 30 मार्च को हो गया था। वही विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने इस पूरे मामले की जांच कराने की बात कही है। बिहार विधानसभा सचिवालय से आरटीओ से मिली जानकारी के आधार पर बिहार में कुल 991 पूर्व विधायक और उनके परिजन पेंशन ले रहे हैं। इसमें सबसे अधिक पटना जिले से हैं, जहां 61 पूर्व विधायक और उनके परिजन पेंशन ले रहे हैं। इन 61 लोगों के पेंशन पर सरकार 28,39,250 रुपये प्रतिमाह खर्च कर रही है। दोस्तों बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के मुद्दे पर एक बार फिर से सियासी तापमान बढ़ता दिख रहा है। जब बिहार के पथ निर्माण मंत्री और बीजेपी के नेता नितिन नवीन ने इस पर अपनी ही सरकार को नसीहत दी है। जी हां, उन्होंने कहा है कि अब बिहार सरकार को मांगने की आदत छोड़ देनी चाहिए, आभार व्यक्त करने की आदत डाल देनी चाहिए। जब नितिन नवीन ने यह बात ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव के उस बयान पर दिया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग करते करते हम थक चुके हैं, हम लोग थक गए हैं। अब हम केंद्र से विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग नहीं करेंगे, बल्कि विशेष पैकेज की डिमांड करेंगे। विशेष राज्य के मसले पर सत्ताधारी दलों बीजेपी और जेडीयू में हो रही बयानबाजी पर विपक्षी पार्टियां तंज कस रही है। आरजेडी के विधायक मुकेश रोशन का कहना है कि हमारे नेता तेजस्वी यादव तो बीते बिहार विधानसभा चुनाव के समय से ही यह कहते आ रहे हैं कि नीतीश कुमार और उनकी सरकार अब थक चुकी है। यह प्रदेश की जनता के हित में यह सरकार काम नहीं कर रही है। कहने को यह सरकार डबल इंजन की सरकार है, लेकिन हकीकत में यह ट्रिपल इंजन की सरकार है, जो अब नीतीश मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सदस्य और ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव के बयान से साफ हो चुका है। दोस्तों बिहार में नौकरी करने वाले शिक्षकों के लिए सीतामढ़ी जिला से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक सीतामढ़ी में अवैध तरीके से बहाल हुए 9 शिक्षकों की नौकरी चली जाएगी। विभाग ने इनके नियोजन को रद्द करने का आदेश दिया है। तो दोस्तों आज का न्यूज बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।